का फ़ोन है और ये कंप्लीट डेड है। कस्टमर का कहना है कि ये फ़ोन चलते-चलते जो है ना ऑफ हो गया है। तो देखिए जब भी अगर कोई भी डिवाइस मॉडल आता है आपके पास डेड मोबाइल, तो आपको सबसे पहले रेफरेंस तो लेना ही लेना है। जैसे उनसे पूछ लेना है कि कैसे डेड हुआ। फिर पूछने के बाद जो है आपको फ़ोन को खोलकर या फिर आप बगैर खोले एक बार आप यूएसबी डिजिटल चार्जर पे लगा के देख लीजिए क्या करंट ले रहा है ना? और डीसी मशीन से चेक कर लीजिए खोल कर कि क्या करंट ले रहा है। तो यहाँ पे यूएसबी डिजिटल चार्जर पे जो है ना 0.3 इस तरीके से ले रहा था, 0.3 0.4 इस तरीके से ले रहा था। और अभी हम देखिए इसको फोन को खोले हैं तो इसकी फिजिकली कंडीशन देखें तो अनटच बोर्ड है, यानी बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया गया है, कोई काम किया हुआ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और CPMMC भी पेस्टेड है और इसमें भी कोई काम किया हुआ नहीं है। तो ऐसे बोर्ड में भी रिपेयर करने में अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी फॉल्ट फाइंड हो जाता है। क्योंकि पहले से अगर काम किया हुआ रहता है तो अगर बिगड़ा है तो पहले उसको सुधारो, फिर उसके बाद से पता चलेगा कि फिर उसके बाद कहाँ फॉल्ट है नहीं है करके। तो देखिए फिजिकली कंडीशन देखने के बाद फिर जो है आपको एक बार मल्टीमीटर से जो है ना फुल टेस्टिंग कर लीजिए, बैटरी का GR ले लीजिए कि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे डायोड मोड पे सेट कर लिए। बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पे देख लीजिए कि क्या रीडिंग आ रही है। यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप में भी दिखाया हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल में ही है, इसके बाद माइक्रोस्कोप में ही है, बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए बैटरी के प्लस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस साइड प्लस है, तो इस पे हमारी नॉर्मल रीडिंग वही 250 टू 650 के बीच आनी चाहिए। तो यहाँ पे 461 आ रही है। रिवर्स में चेक कर रहे हैं, यानी रेड वायर को ग्राउंड पे रखकर चेक कर रहे हैं। अब उसके बाद हम ब्लैक वायर को ग्राउंड पे रखकर चेक करेंगे। तो अब या तो 1000 प्लस या फिर कुछ भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं आ रहा है। कई बार 1000 से कम भी आता है, तो थोड़ी बहुत अगर कम आता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लैक जब ग्राउंड पे रखकर चेक कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब ये इसके लाइन में कोई लीकेज शॉर्ट और ओपन नहीं है, यानी बैटरी के पॉजिटिव लाइन में जितनी भी कंपोनेंट्स लगे हैं जैसे कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, IC, वो कोई लीकेज शॉर्ट नहीं है। यहीं से क्लियर हो गया चेक करने से, ठीक है। अब उसके बाद से ID और थर्मल पे भी आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे देख सकते हैं ID और थर्मल पे भी वैल्यू आ रही है, यानी प्लस के जो बगल में है। क्योंकि ID थर्मल लाइन में भी अगर ओपन शॉट रहेगी तो भी हमारा सेट ऑन नहीं होता है, कई बार तो एरर और कई बार रीस्टार्ट लोगों की प्रॉब्लम आती है। इतने चेक करने के बाद जो है ना अब आपको सीधे DC पावर सप्लाई मशीन पे जाना है और वहां चेक करना है कि DC पावर सप्लाई मशीन पे क्या करंट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम DC पावर सप्लाई मशीन से चेक करेंगे कि DC पावर सप्लाई मशीन में क्या करंट ले रहा है। वहां से जो है ना आइडिया मिलेगा कि कौन सा सेक्शन से हमारी फॉल्ट है, यानी कौन सी IC ऑन नहीं हो रही है। ध्यान दीजिएगा, DC पावर सप्लाई मशीन से हमें 3 IC की चेकिंग होती है, एक तो पावर, CPU और EMMC यानी EMCP, ठीक है। तो DC पावर सप्लाई मशीन एक ये बता देती है कि आपका ये IC ऑन नहीं हो रही है, यानी आपका EMMC ऑन नहीं हो रही है या फिर CPU ऑन नहीं हो रही है या फिर पावर ऑन नहीं हो रही है। सिर्फ ये बताता है। एग्जैक्ट आपको फिर मल्टीमीटर से या फिर आपकी एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि फिर एग्जैक्ट हमारी क्या खराब है। DC पावर सप्लाई मशीन बस एक सेक्शन डिसाइड करती है कि इस सेक्शन हमारी काम नहीं कर रही है या फिर ये IC काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे देखिए पावर की को प्रेस कर रहे हैं ना तो 81 स्टक है, 81 स्टक है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ फोन में जो है IC के हिसाब से हमारा होता है। जैसे अगर हम इस फोन की बात करें, ये Redmi 8 है, तो इस फोन की अगर हम बात करें तो इसमें 439 PM IC लगी होती है। तो किसी अगर हमारे फोन में 439 या फिर 8953 या 8940 या फिर 8937 ये सारे IC लगी होगी, इन सभी IC का लगभग जो सीक्वेंस होता है वो सेम ही होता है विदाउट MMC। यानी जब आप MMC को निकालोगे तो यहाँ पे DC से चेक करेंगे विदाउट MMC तो 70 80 90 मिली एम्पियर स्टक रहता है। CPU निकालेंगे तो यहाँ पे 4 5 6 मिली एम्पियर दिखाता है। पावर निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। भैया हमने बहुत सारे फोन का हमने 1 बाई 1 IC को निकाल कर भी हमने सीक्वेंस बनाए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को माइक्रोस्कोप पे दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे PM जो है 439 है
और यदि अगर 439 आईसी लगी होगी किसी फोन में, चाहे 439 हो या फिर PM8953 हो, तो आपको PM की आउटपुट कैसे चेक करना है। और देखिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूं कि अब देखिए यहाँ पे एमएमसी का बता रहा है क्योंकि यहाँ पे 81 स्टक है, तो कई बार होता है कि सीपीयू रिवॉल्विंग से भी हमारे डन हो जाता है। तो आप जो है कैसे कंफर्म हो सकते हैं कि एमएमसी बिल्कुल ही खराब हो गई है, क्योंकि एमएमसी ऑन नहीं होने का रीजन कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि एमएमसी के अंदर जो सप्लाई जाती है पीएम से, हो सकता है कि वो सप्लाई लाइन शॉर्ट हो गई हो या फिर वो सप्लाई ही नहीं जा रही हो, ठीक है ना। या फिर हो सकता है एमएमसी आईसी खराब हो गई हो, या फिर हो सकता है कि सीपीयू और एमएमसी का कनेक्शन टूट गया हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पीएम से निकल कर एमएमसी में जो जाती है सप्लाई, अगर वो सप्लाई लाइन से शॉर्ट होगी तो यहाँ हमारे पीएम की आउटपुट में फ्लक्चुएशन वोल्टेज आएंगे या फिर वोल्टेज ही नहीं बनेगा, ठीक है, दो होगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि क्या पीएम के आउटपुट स्टेबल है। यदि अगर पीएम के आउटपुट स्टेबल है तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे ईएमएमसी के अंदर जो सप्लाई जा रही है पीएम से, उस सप्लाई लाइन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये क्लियर हो जाएगा 100%, क्योंकि विदाउट एमएमसी पे भी हम चेक कर सकते हैं पीएम आउटपुट सारे स्टेबल होते हैं। मैं आपको निकाल कर भी दिखाएंगे एमएमसी को कि देखिए एमएमसी को निकालने के बाद भी जब हम वोल्टेज को चेक कर रहे हैं तो सारे स्टेबल है। तो यहाँ पे हम ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि क्या एमएमसी के जाने वाली सप्लाई लाइन से शॉर्ट है या फिर एमएमसी का ही हेल्थ या फिर एमएमसी खराब हो गई है, कैसे क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्लियर होगा पीएम की आउटपुट चेक करने से फाइंड आउट हो जाएगा क्लियर कि यहाँ कोई सप्लाई लाइन से शॉर्टिंग नहीं है। क्योंकि सप्लाई लाइन से शॉर्टिंग होती है ना, तो यहाँ पे हमारे बग पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली में अगर किसी को कुछ हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आप भी थोड़ा उदास हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर कोई सेकेंडरी लाइन में लीकेज शॉर्ट होती है तो हमारा बग पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप पे आएंगे और आप लोग को हम 1 बाय 1 सबसे पहले हम ये बताएंगे कि पीएम के पास, यानी जब भी अगर किसी भी फोन में PM439 लगी होगी या फिर PM8953 लगी होगी तो वहां पे कितनी कॉइल दिखने को मिलेगी और उन सभी कॉइल पर कितनी कितनी वोल्टेज बनती है, कौन सी कॉइल पे वोल्टेज नहीं बनती है, ये सारे चीजें तो इस वीडियो में लास्ट तक बनाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये PMIC है, माइक्रोस्कोप पे लेके आ गए, उस टाइम मोबाइल से क्लियर नजर नहीं आ रहा था। तो ये PM का नंबर जो है PM439, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं PM439। तो चाहे वो PM439 हो या फिर आपका PM8953 हो, ठीक है, इन दोनों के पास 7 कॉइल दिखने को मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो PM439 हो चाहे PM8953 हो, इन दोनों आईसी के पास 7 कॉइल लगी होती है। इन 7 कॉइल का हम आप लोग को डिफिनेशन बता देते हैं, डिटेल्स बता देते हैं कि क्या क्या होता है। तो 7 कॉइल में यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट है यहाँ पे, तो ये डॉट की पहली लाइन है, ठीक है ना। ये आप नोटबुक निकाल कर नोट भी कर लीजिए, एक स्क्वायर शेप का ऐसे आईसी बना लीजिए और जिस तरीके से कॉइल लगी कॉइल बना लीजिए। ये डॉट की लाइन में पहली कॉइल 2 वोल्ट की होती है, ठीक है, पहली कॉइल 2 वोल्ट की होती है। दूसरी कॉइल ये 2 वोल्ट की जो होती है वो हाई एलडी होती है, HLDO के नाम से जानते हैं, ठीक है, HLDO की ये हमारी कॉइल है। और ये जो कॉइल है ये मॉडेम का है, जो ये मॉडेम की वोल्टेज या तो सिम लगाने के बाद या फिर हमारे फोन ऑन होने के बाद यहाँ पे वोल्टेज बनती है। मॉडेम के बाद ये तीसरी कॉइल होती है कोर की, ठीक है ना, जो करीब 0.8 से 1.2 वोल्टेज आती है। 0.8 से कई बार कम भी आता है, कोई वो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर के बाद हमारी चौथी कॉइल होती है मेमोरी की, ठीक है ना। आप इसको रिपीट करके भी सुन सकते हैं कि कौन सी कॉइल किसके लिए है और कितनी वोल्टेज है। ये मेमोरी कॉइल जो है लगभग 0.90 समथिंग वोल्टेज बनना चाहिए यहाँ पे मेमोरी सप्लाई, और ये दोनों बक के लिए होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इस पर भी हमारे 0.8 से 1.2, कई बार 0.8 से कम आता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और लास्ट जो कॉइल होती है ये LNG होती है, जो 1.2 से 1.3 की सप्लाई यहाँ पे बनती है। तो अभी हम सारे कॉइल पे हम चेक करने जा रहे हैं चार्जर लगाकर कि इन सभी कॉइल पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिर्फ इस कॉइल को छोड़कर। बाकी सभी कॉइल पे वोल्टेज आनी चाहिए, स्टेबल आनी चाहिए। फ्लैक्चुएशन होगा तो इसका मतलब है कि एमएमसी के अंदर जो हमारी सप्लाई जा रही है उस लाइन में जरूर शॉर्टिंग हो गई है, लीकेज हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी वोल्टेज जो है स्टेबल नहीं है। अगर शॉर्टिंग नहीं होगी लाइन में और एमएमसी के अंदर जाने वाली सप्लाई में अगर कोई शॉर्टिंग नहीं होगी तो यहाँ पे स्टेबल दिखाएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। फिर इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी एमएमसी जो है वो 100% ही उसकी हेल्थ इशू या फिर कोई फॉल्ट हो गया है एमएमसी के अंदर, कोई लाइन वाइन में शॉर्टिंग वोटिंग नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चार्जर लगाकर इन सभी कॉइल पे वोल्टेज चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इस डॉट की लाइन में चेक करेंगे,
तो यहाँ पे हम चेक करने के लिए DC 20 वोल्ट पे सेट कर दिए। चार्जर इंसर्ट करेंगे। चार्जर इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम चार्जिंग का वोल्टेज यहाँ पे देख लेंगे कि इस टेस्टिंग पॉइंट पे चार्जिंग का 5 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे क्लियर हो जाएगा कि हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट चेक कर लेंगे। तो GS आ रहा है 5 वोल्ट यहाँ पे, ओके। अब उसके बाद हम यहाँ पे 1 बाई 1 सारे पे चेक करेंगे। सबसे पहले हम HLDO की सप्लाई चेक करेंगे। तो यहाँ पे HLDO की सप्लाई हमारी 2 वोल्ट आनी चाहिए। तो देख सकते हैं 2 वोल्ट स्टेबल है बिल्कुल। ILDO ये मॉडेम है, इस पर वोल्टेज नहीं आएगी, ये कोर है, इस पर आनी चाहिए। तो देख सकते हैं करीब करीब सारे मिली 753 यानी लगभग वही 0.8 की समथिंग आ रही है। और ये मेमोरी सप्लाई है, तो इस पे भी लगभग वही आ रहा है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बक है, तो इस पे भी हमारी वही आनी चाहिए। बक पे भी सही से लगाते हैं हम, तो बक पे भी स्टेबल वोल्टेज आ रहा है 0.8 की समथिंग। इस पे भी वही वोल्टेज आनी चाहिए, इस पे वही वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पे LLDO 1.2 तो स्टेबल है। यहाँ थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट से बाहर हट गया था। फिर से यहाँ पे हम चेक करके दिखा रहे हैं, ये 2 वोल्ट की कॉइल है, स्टेबल है। ये मॉडेम है, वोल्टेज नहीं बनेगी। एक कोर है, इस पे आनी चाहिए, स्टेबल आ रही है, देख सकते हैं। और ये मेमोरी सप्लाई है, इस पे भी आ रही है, स्टेबल है। ये दोनों बक है, इस पे भी हमारी लगभग 0.8 की समथिंग आनी चाहिए। सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी आ रही वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। और ये LLDO क्या है 1.2 1.3, तो यहाँ पर भी ये स्टेबल है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि हमारे PMC निकलकर जो EMMC के अंदर जो सप्लाई जा रही है EMCP के अंदर, तो उस सप्लाई के लाइन में कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। अगर शॉर्टिंग होती तो यहाँ पे हमारी वोल्टेज जो है फ्लक्चुएशन आती है, स्टेबल नहीं आती, ठीक है। तो इससे बिल्कुल क्लियर ये हो गया कि हमारी जो EMMC के अंदर जो सप्लाई जाती है PM से VCC VCC Q है ना, और RAM से सप्लाई जाती है VDD VDD Q VDD 1, ये जो जाती है, तो इन सब में ना कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। क्योंकि देखिए इन सब में जो सप्लाई जाती है, एक तो हमारा जो हाई LDO की जो 2 वोल्ट की सप्लाई बनती है, उस वोल्टेज से टूट कर यानी कह सकते हैं उस वोल्टेज की मदद से हमारे EMMC में VCC Q की वोल्टेज आती है। और हमारी जो VPH की वोल्टेज होती है उससे हमारा VCC की वोल्टेज आता है। तो इनमें से कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। अगर शॉर्टिंग होती तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन वोल्टेज आता है, तो नहीं है। अब यहाँ पे हम फटाफट क्या करेंगे, EMMC को निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है ना हम ग्लू को कट कर चुके हैं, यहाँ पे पार्ट को स्किप कर दिया ग्लू कट का। फाइनली यहाँ पे हम EMMC को उठा रहे हैं। तो देखिए हमने माइक्रोसॉफ्ट से बाहर ही करके उठा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बाहर करके हीटिंग 350 रखें और एयर को हम 80 से 100 के बीच रखते हैं। क्विक 2008 मशीन है, तो क्विक 2008 से हम रिमूव करते हैं, बाकी सब हम क्विक 857 DW से हम करते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही इससे पहले जैसे हम बताए थे कि जैसे आप EMMC को निकाल लेते हैं तो पहले आप टेम्परेचर को चेंज कीजिए, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद से आप डिशोल्डर वायर से डिशोल्ड कीजिए, फिर थिनर से साफ कर लीजिए। उसके बाद से आप जो है ना ब्लेड की मदद से ग्लू को साफ कीजिए ताकि साफ साफ नजर भी आए। गंदगी भी निकालेंगे, ग्लू को कट करेंगे तो फिर उसके साथ साथ कॉम्पोनेंट भी निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा ग्लू को सॉफ्ट करके फिर उसके बाद से क्लीन करके फिर उसके बाद से हम ब्लेड से कट करते हैं। तो इस वीडियो में काफी सारी चीजें नए नए जो भी वीडियो डालेंगे तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ नए नए चीजें मिलता रहेगा। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।